हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी हब में। और आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वीडियो को इतना शेयर किया और आप लोगों को वीडियो पसंद आई। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो और अच्छा ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो कल हम लोगों ने देखा कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। कल थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो गई जिसकी वजह से जो है हम लोग नव पाषाण काल की स्लाइड नहीं उसमें लिंक हो पाई। तो आज हम लोग नव पाषाण काल को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद एक जो आप लोगों ने कल पढ़ा है, कल की वीडियो में जितना भी टॉपिक था उसके ऊपर एक क्विज तैयार की गई है, लगभग 10-11 क्वेश्चन की। उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो आप लोग जिन्होंने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्विज को सॉल्व करें, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। थैंक अब हम लोग आते हैं नव पाषाण काल के ऊपर, आज की टॉपिक। तो देखिए, नव पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब नियोलिथिक एज में क्या है, मनुष्य पहले की अपेक्षा ज्यादा सभ्य हो गया। इसमें देखिए मोटी मोटी बातें आप ये जानिए कि वो मुख्य रूप से खेती पे आधारित हो गया था। उसका भोजन खेती पर आधारित हो गया था और वो घर बनाकर रहने लगा था। घर बनाकर रहने लगा था और सभ्यता का जन्म होने लगा था। मतलब इससे पहले मनुष्य सभ्य नहीं था, अब धीरे धीरे सभ्यता का जन्म होने लगा था। अब सभ्यता का जन्म कैसे, जब वो व्यक्ति खेती पे निर्भर हो गया है, घर बनाकर भी रहने लगा है। और सबसे बड़े सभ्यता के जन्म के लिए क्या है, धर्म की शुरुआत हो गई थी। मनुष्य क्या है, आध्यात्मिक हो गया था। तो सभ्यता का जन्म होना तो एक आम सी बात है। तो अब हम लोग समझेंगे कि उस समय जो है वहाँ उस टाइम की फसलें, उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, पाकिस्तान। तो ये मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है, बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ से और गुप्त कराल और बुर्ज होम, ये कहाँ है, कश्मीर में है। फिर उसके बाद कोल्डी हवा, ये कहाँ पे, बेलन घाटी, नाम सुना होगा आपने, बेलन घाटी, इलाहाबाद, कोल्डी हवा है, ठीक है। अब महागढ़ा, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, महागढ़ी है या महागढ़ा, ठीक। ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। चिरान नामक जगह है, बिहार में। हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, अब कौन कौन सी फसलें थी उनके बारे में देख लेते हैं। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, चना, हरा चना, ये फसलों के हमें प्रमाण मिले हैं। किन किन स्थानों से, मेहरगढ़ से, गुफकराल, बुरजहोम, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरान, हल्लुर और पय्यमपल्ली से। तो इतनी चीजें हैं। अब देखिए, अभी हमने क्या बताया, इसमें क्या मोटी मोटी बातें हैं कि स्थायी आवास बनाकर रहने लगा था, क्योंकि देखिए खेती कर रहा था। अब खेती भी दो तरीके की होती है, एक झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होता है, मतलब जंगल है, जंगल को जलाया, वहां पे खेती करी, फिर उसके बाद जब 3-4 साल या 2 साल खेती करके फसल खा ली, फिर दूसरी जगह चले गए, वहां जंगल में जलाया, खेती करी, फिर चले गए। तो मतलब ये बदल बदल कर खेती, जगह को बदल बदल कर की जाती है, वो झूम खेती होती है। दूसरा क्या है, एक ही जगह पे खेती कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, स्थायी रूप से खेती की जा रही है। अब चूंकि स्थायी रूप से भी कर रहा था तो उसको क्या है, स्थायी आवास की आवश्यकता थी। तो वो मनुष्य क्या है, स्थायी आवास बनाकर रहने लगा। पहले वो गुफा में रह रहा था और अब क्या है, अब वो स्थायी आवास बनाकर रह रहा है। अब क्या क्या साक्ष्य मिले हैं स्थायी आवास के, बुर्ज होम में गड्ढे का घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको क्या कहते हैं, गड्ढे का घर है, गड्ढा मतलब गर्त, तो इसे गर्तवास नाम दे दिया गया। मेहरगढ़ में, अब मेहरगढ़ में भी कई घरों के अवशेष मिले हुए हैं, ये कहाँ पे, पाकिस्तान में भी हमने बताया। तो ये कैसे घर हैं, चौकोर और आयताकार। अब देखिए, इस चीज में इम्पोर्टेंट क्या है, अब खेती कर रहा था मनुष्य तो फसल उपजाएगा। अब क्या है, अगर फसल उसके उपयोग करने की उपयोग से ज़्यादा है, मतलब उसकी उपयोगिता से ज़्यादा है, जैसे अगर आप 100 किलो खा रहे हैं और 120 किलो आपका फसल पैदा हो रही है, तो आप क्या करेंगे, 20 किलो वेस्ट जाने देंगे। तो उसे कहीं ना कहीं कलेक्ट करना होता था। तो कलेक्ट करने के लिए क्या किया उसने, बर्तन बनाए, ठीक है। क्या किए, बर्तन बनाए। तो इस समय क्या है, वो चित्रित मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था। अब बर्तन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, चाक की। चाक जानते हैं ना आप लोग, जो कुम्हार, पढ़ा होगा बचपन में, कुम्हार चाक से बनाता है बर्तन। तो वो कैसा, पहिए की जैसी आकृति होती है, लकड़ी के पहिए जैसा ही, या लकड़ी का पहिया ही कह सकते हैं। तो चाक
और पहिया नव पाषाण काल की दो बड़ी खोजें थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? चाक और पहिया नव पाषाण काल की काफी बड़ी खोजें थी। अब अभी मैंने क्या कहा, इस काल का व्यक्ति क्या अध्यात्म की ओर झुक गया था, वो जो है प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति में कौन कौन? जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय, सर्प की पूजा विशेष रूप से करता था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। देखिए नवपाषाण काल में इतना ही है। अभी मैंने रिकैप आपको फिर से करा दूंगा। मेन चीज देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, खेती पर आश्रित, घर बनाकर रहता है, अध्यात्म की ओर झुक गया यानी सभ्यता का जन्म लेने लगा। अब क्योंकि खेती पे आश्रित था तो बर्तन भी बनाने उसे जरूरी हो गए। क्यों? क्योंकि जब अधिक फसल थी तो उसे कहीं ना कहीं तो कलेक्ट करना था। अब बर्तन बनाए, बर्तन किससे बने? चाक पे रख के बर्तन बने होंगे ना मिट्टी के, तो चाक और पहिए की खोज हुई है इस काल में। तो इतनी सी चीज आप लोग समझ लीजिए। बाकी इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट ये, कुत्ता जो है सर्वप्रथम पालतू पशु कब बनाया गया? नवपाषाण काल में। ठीक, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या है, ये आपकी क्वेश्चन सीरीज है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। आप लोग एक बार पीछे के टॉपिक ना पढ़ें पर क्वेश्चन सीरीज को मत देखना भूलिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन 100% श्योरिटी, लोग 100% नहीं देते, मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखिए, मतलब मैं सभी एग्जाम के नहीं, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पहला हम लोग जाते हैं, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसके लेखक कौन है? तो अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया डार्विन ने पुस्तक लिखी, कौन सी? ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसकी वजह से क्या हुआ है, विकास का क्रम, इसके बारे में बताया कि विकास का क्रम कैसा होता है, क्रमागत विकास होता है, समय के साथ रूप, रंग, अंगों सब में परिवर्तन आता है, जैसी उपयोगिता वैसा उसमें परिवर्तन। तो ये डार्विन ने ये पुस्तक लिखी थी। अरस्तु, लैमार्क और हेरोडोटस। तो लैमार्क ने भी एक पुस्तक लिखी, ये भी जीव वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी भी गई है। हेरोडोटस इतिहास के जनक, कौन से इतिहास के जनक? हेरोडोटस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आगे इनके बारे में पढ़ाएंगे भी, हेरोडोटस के बारे में। तो अभी इतना समझ लीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वानर किस में शामिल है? तो ये भी पिछले टॉपिक से, सारे क्वेश्चन पिछले टॉपिक से हैं। तो वानर के बारे में देखेंगे, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। होमिनाइड 240 लाख वर्ष पूर्व, होमिनिड 56 लाख वर्ष पूर्व। तो देखिए जो होमिनाइड था उसमें ही कौन शामिल था? वानर। वानर मतलब जिसे कहते हैं एप, बंदर नहीं, वानर, और उसमें अंतर है। ये हम लोग क्या है, पूर्वज हैं। इन्हीं से हम लोग क्रमिक विकास क्या, पहले होमिनाइड से होमनिड क्रमिक विकास, होमनिड से होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से क्रोमैग्नान, और क्रोमैग्नान से कौन बना? होमो सैपियंस, जो आज का मनुष्य देखते हैं, होमो सैपियंस। ठीक, होमो सैपियंस। तो ये चीज क्या है, वानर किससे संबंधित है? होमिनाइड से। 56 लाख वर्ष पूर्व कौन है? होमिनिड। होमिनिड के बाद कौन आया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। फिर कौन आया? क्रोमैग्नान, इसी का विकसित रूप, और क्रोमैग्नान का विकसित रूप जैसा आज का आधुनिक मनुष्य देखते हैं, होमो सैपियंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रारंभिक पूर्व मानव, अर्ली प्री ह्यूमन, ड्रामापिथिकस के अवशेष कहाँ से मिले? ये कल मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसमें स्लाइड में ऐड किया है। तो जावा, भारत, अफ्रीका, कहाँ से? क्योंकि रामा नाम से क्लियर हो रहा होगा, राम, तो ये भारत से है। ठीक है, कहाँ से? भारत से, जावा से नहीं, अफ्रीका से नहीं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? मानव का पालना, मतलब जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका। और सभ्यता का पालना क्या है? सभ्यता का पालना, देखिए आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्विज में वो तो है ही है, उसके अलावा जितना भी बता रहे हैं इसमें वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सभ्यता का पालना कौन सा है? एशिया। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निएंडरथल मानव निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे 4 शाखाएं दी गई हैं, इनमें से किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ा था, इसको ऐसे समझते हैं,
फ्लो चार्ट के रूप में। होमोनाइट, होमोनिड, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस विद 2 शाखाओं में, निएंडरथल, और दूसरी कौन सी, क्रो मैग्नान। तो ये वाली शाखा जो थी ये विलुप्त हो गई थी, और इसी क्रोमैग्नान विकसित होकर क्या बन गई है, होमो सैपियंस, यानी आधुनिक मानव, आधुनिक मानव। अब ये कौन से हैं, होमो ई हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो देखिए जो होमोनिड था, होमोनिड से होमो इरेक्टस आने से पहले भी, पहले क्या है, ऑस्ट्रोपैथिलकस, फिर होमो ई हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस। मतलब ये बीच के क्रम है विकास के, समझ रहे हैं आप लोग बात। ये सारे क्या है, बीच के क्रम है। ये चीज़ आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, निएंडरथल किससे संबंधित है, होमो इरेक्टस से। ये देखिए चार्ट फ्लो भी मैंने दिखा दिया है। दूसरा कौन सा था, क्रोमैग्नन। नेक्स्ट स्लाइड पर, मत्स्य। अब मत्स्य मतलब फिश। तो फिश की उत्पत्ति किस महाकल्प में, सॉरी किस कल्प में हुई है। तो जो ये 4 कल्प दिए हुए हैं, हम लोग जो है प्लीस्टोसीन में क्या देखते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य और नव। ये तो इन तीनों जो हैं किसमें आता है, प्लीस्टोसीन में। और प्लियोसीन में क्या आता है, फिशेस। फिशेस कब हुई हैं, प्लियोसीन में। और ओलिगोसीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था सरीसृप और पंछी का पूछते हैं, तो सरीसृप और पंछी कब हैं, ओलिगोसीन में। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप लोग, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। प्लियोसीन में फिशेस, ओलिगोसीन में सरीसृप और पंछी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डायनासोर किस महाकल्प से, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 3 बार से आ चुका है जब से टीसीएस ने क्वेश्चन पूछना चालू किया है। 3 बार तक एग्जाम्स में दिखा है। तो देखिए डायनासोर किसमें, मेसोजोइक में, मध्यजीवी इस महाकल्प में। मेसोजोइक में कौन कौन से हैं, देखिए समझिए, ट्राइएसिक, दूसरा जुरासिक, और क्रिटेशिस, क्रिटेशिस। ये 3 कल्प हैं। तो जुरासिक तो आप लोगों ने शायद मूवी भी देखी होगी, जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर होता है। तो ये जुरासिक जुरासिक जो था ये कल्प है, टाइम पीरियड। और ये कल्प भी किसमें, मेसोजोइक। ये मेसोजोइक महाकल्प है। टाइम पीरियड बांटा गया है, 5 टाइम पीरियड बांटे गए, हेडियन, मेसोजोइक, और सॉरी हेडियन, हेडियन के बाद आयकियन, फिर मेसोजोइक, फिर पैलियोजोइक, और उसके बाद जो प्लेस्टोइन आया है, मतलब नवीन। इसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आग की खोज किस काल में हुई है। तो ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, आग की खोज और पहिए की खोज। आग की खोज किस काल में हुई है, ये हुई है पुरापाषाण काल में। इससे पहले क्या था, मनुष्य आग से डरता था, जैसे आजकल जानवर आग से डरते हैं, उसमें मनुष्य भी आग से डरा करता था, क्योंकि बुद्धि तो उसके पास उतनी थी नहीं। लगभग वो जानवर ही था एक तरीके का। पर जब धीरे धीरे सभ्यता का जन्म हुआ है, उसके अंदर मस्तिष्क का विकास हुआ है, तो उसका डर आग से खत्म हो गया है। तो आग की खोज कब हुई है, पुरापाषाण काल में। पहिए की खोज कब हुई है, पहिए की खोज हुई है नवपाषाण काल में। और क्योंकि पहिए की खोज हुई है तो पहिया या चाक भी कह सकते हैं, जिससे बर्तन बनाने। चाक की खोज भी कब हुई है, नवपाषाण काल में। तो चाक का प्रयोग किस में करते हैं, बर्तन बनाने। ये बात क्लियर है, चाक का प्रयोग बर्तन बनाने में करते हैं। थोड़ी सी राइटिंग अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, धीमे धीमे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहिए का आविष्कार अभी मैंने बताया ये नवपाषाण काल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो इसको देखेंगे पल्लावरम नामक स्थान पर। ये पल्लावरम कहाँ है, तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तो पल्लावरम के तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। मेहरगढ़ कहाँ है, कोई बताएगा? अभी मैंने बताया था, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं, खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं ये सारे ही साथ में इम्पोर्टेंट है, क्विज के साथ साथ जो भी क्वेश्चन लिखा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। तो खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। इसके बारे में देखते हैं कोल्डी हवा। तो चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम कोल्डी हवा से। अब ये कोल्डी हवा है कहाँ पे? मेहरगढ़ बता दिया पाकिस्तान, पल्लावरम तमिलनाडु, कुफकराल ये मैंने भी बताया था जम्मू कश्मीर। जब बोर्ड से हम बता रहे थे तब बताया था जम्मू कश्मीर, तो कुफकराल हो गया। अब ये कहाँ पे है? ये है इलाहाबाद की, इलाहाबाद की बेलन घाटी। ठीक, की बेलन घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है इसमें? खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, और चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्डी हवा, कहाँ से? इलाहाबाद की बेलन घाटी। तो इसमें क्वेश्चन में दोनों ही आ सकते हैं, कोल्डी हवा भी, इलाहाबाद की बेलन घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और ये भारतीय पुरावहन कलाकृति की खोज कहाँ हुई है? पल्लावरम में। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग। अब देखिए सब पहले चीज तो इसी में यही इंपॉर्टेंट है कि किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया, किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया। तो लोग जो है लोहा, तांबा, कांस्य, सोना, ऐसे ऑप्शन मान लीजिए आते हैं। तो मोस्टली लोगों का आंसर क्या होता है? लोहा। 75 to 80% लोहे पे टिक करके आते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं उसके अनुसार पहली यूज करने वाली चीज कौन सी थी? धातु तांबा, उसके बाद लोहे का यूज हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि तब तो पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया, वो हो गई तांबा। अब तांबे से बना सबसे पहला औजार कहाँ पे खोजा गया? ये खोजा गया है अतिरंपकम। ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अतिरंपकम नामक जगह पर। खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस। इनके नाम को जरा एक बार देख लीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस, 1953 में की है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग इस चीज को। तो ये हो गया। अब मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये किससे साइट, जो दोनों साइट हैं ये किससे संबंधित हैं? सिंध सभ्यता से, सिंध सभ्यता से। कौन कौन सी? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। इनके बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था चावल की खेती, तो अभी मैंने बता चुका हूँ चावल की खेती कहाँ पे? कोल्हा वीडा। ये कहाँ है? बेलन की घाटी, इलाहाबाद, बेलन की घाटी, इलाहाबाद। मेहरगढ़, पाकिस्तान। बाकी तो पता ही है आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्विज को एंजॉय किया होगा, क्विज अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। बाकी अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। रोज का डेली यही रहेगा, पिछले टॉपिक से कुछ क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ताकि आपका पिछला रिवीजन भी होता रहे और नया टॉपिक आप लोग पढ़ते भी रहें। देखिए अगर आप लोग इसको मिस भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट क्विज को देखना भी जरूरी है। देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैं लिखाता जा रहा हूँ। जैसे 11 क्वेश्चन आपने और भी देखे होंगे कि वो क्वेश्चन भी ऐड है जो इसमें नहीं लिखे हुए बट इंपॉर्टेंट है। तो क्विज की वीडियो तो देखना जरूरी ही जरूरी है। बाकी इनकी मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड जल्द कराऊंगा। आज आई होप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा। बाकी पिछली वीडियो की लिंक जिन्होंने अभी नहीं देखी है तो वो भी जाकर देख लें। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ताम्रपाषाण काल पर आते हैं। क्या कहते हैं इसको? चाल्कोलिथिक युग। चाल्कोलिथिक युग, चाल्कोलिथिक इरा, इसका मतलब क्या होता है? ताम्रपाषाण काल। अब ये कब से कब तक रहा? 1800 ईसा पूर्व से
800 ईसा पूर्व। तो ये लगभग अगर हम देखें कि 1500 से 500 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है हम लोगों को? सिंध सभ्यता। और इसको देखें तो ये कब से 1800 से 800, तो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि दोनों समकालीन ही थी। हो सकता है इस सभ्यता ने इसको नष्ट कर दिया हो या आपसी आक्रमण होते रहे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम लोग पहले ताम्रपाषाण काल की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी? ये उत्तर में पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और इसके अवशेष पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में कहाँ तक? राजस्थान तक फैले हुए। तो इसके लिए एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। मैप देखने से पहले ये साइट पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं? नवदा टोली, एरण, मालवा, कैथा। और दक्षिण पूर्वी जो है राजस्थान की साइड किलुंद और अहार। ठीक, सॉरी दक्षिण पूर्वी नहीं होंगी, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये पश्चिमी हो जाएंगी। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी। ये कौन कौन सी साइट है? देखिए पश्चिमी वाली ये साइट हो जाएगी और दक्षिणी वाली ये साइट हो जाएगी। तो दक्षिणी कौन हो जाएगी? महाराष्ट्र। कौन कौन सी साइट? चंदौली, नासिक, प्रकाश, इनाम गांव और सोनगांव। उसके अलावा कौन कौन सी? अहमदनगर, जोरबे, दैमाबाद, निवासा। तो अहमदनगर क्या है? अहमदनगर जगह का नाम है, उस उसमें पाई गई है जोरबे, दैमाबाद और निवासा। जैसे प्रकाश है, ये कहाँ है? ये पुणे में है जगह। ठीक है, वैसे जोरबे, दैमाबाद और निवासा कहाँ है? अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में ही ये साइट है। तो अब हम लोग एक बार मैप में इस चीज़ को क्लियर से देखते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पे है। तो देखिए ये जो साइट है गिलुंद, अहार और बालाथल, तो आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे ये राजस्थान के आसपास की साइट है। गुजरात हम लोग का यहाँ पे पड़ता है, राजस्थान लगभग यहाँ पे साइट हो जाती है। मध्य प्रदेश की साइट कौन कौन सी? कैथा, नवदा टोली। उसके बाद कौन सा आ जाता है? ये एरिया महाराष्ट्र का, लगभग महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। कौन कौन सा? जोरवे, इनाम गांव, दैमाबाद और निवासा, ये महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है। तो उसके अलावा बिहार का भी एरिया थोड़ा बहुत कवर करता है। तो हम लोगों ने देखा कि मेन तीन साइटें हैं, कौन कौन सी? राजस्थान के पास की साइट गिलुंद, अहार, बालाथल। उसके अलावा मध्य प्रदेश की साइटें जो हैं कैथा, नवदा टोली, एरण। और ये महाराष्ट्र में जो फैली हुई दक्षिण में जोरबे, इनाम गांव, दैमाबाद और निवासा। तो ये जो तीन साइटें जो मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, यही तीन संस्कृतियां कहलाई हैं। अब तीन संस्कृतियों के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन सी तीन मुख्य संस्कृतियां हैं? आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरबे संस्कृति। तीन साइटें भी मैंने आपको बताई ना, तो उसी पे आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरबे संस्कृति। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, आहार संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। तो आहार संस्कृति के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम आपको मैप दिखाते हैं फिर से। तो पहले तो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर हों। तो ये देखिए जो ये एरिया है, तो इसमें तीन कौन कौन सी पास साइटें हैं? आहार, बालाथल और गिलुंद। तो ये जो गिलुंद है, देखिए इसको आहार के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। और गिलुंद इसकी सबसे बड़ी साइट थी, तो इसलिए इसका क्या स्थानीय केंद्र भी माना था। जैसे आज के समय राजधानी होती है, वैसे इस संस्कृति का ये स्थानीय केंद्र माना जाता है। बालाथल के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है? बालाथल की जो साइट है वो परकोटे से घिरी हुई पाई गई है। परकोटा मतलब जैसे आज के समय में हम लोग दुर्ग के आसपास एक चार दीवारी बना लेते हैं सुरक्षा घेरा, वैसे ही वहीं उसे परकोटा ही कहते हैं। ठीक, तो ये परकोटे से घिरी हुई साइट थी, कौन सी? बालाथल। तो आहार संस्कृत पे आ जाते हैं। तो अभी देखा तीन कौन कौन सी? आहार, गिलुन और बालाथल, ये तीन इंपॉर्टेंट साइट हैं। तो गिलुंद क्या है? आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र। चूंकि आहार में तांबे का बहुत अधिकांश मात्रा में क्या हो रहा था? प्रयोग हो रहा था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? तामबंती। क्या नाम रख दिया गया? तामबंती। क्योंकि ये बनास नदी घाटी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, यह संस्कृति, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे? बनास संस्कृति भी कहते हैं। और ये लाइन अभी हम बता चुके हैं, बालाथल परकोटे से घिरी हुई बस्ती थी।
और यहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी की। हम लोग अगली संस्कृति किस पे चलते हैं? मालवा संस्कृति पर। मालवा संस्कृति के बारे में हम लोग देखते हैं। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? अभी मैप में हम लोगों ने देखे, फिर से एक बार आपको दिखाते हैं। एरण, कैथा, नब्दा टोली। ठीक। अब जो इसके बारे में जानते हैं, नब्दा टोली का जो उत्खनन है वो प्रोफेसर एच डी संकालिया ने कराया। देखिए, हम इसमें केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डालना है, ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर सब कुछ ही पढ़ना होता तो बुक भी उसके लिए है। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके जानकारी में भी हो, जो और लोग ना पढ़ाएं बट वो पेपर में आ रही हों, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो जैसे ये है, नब्दा टोली का उत्खनन किसने कराया? प्रोफेसर एच डी संकालिया ने। अब जो नागदा प्लेस है, यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? पटसन के। पटसन एक तरीके का पौधा होता है जिसके रेशे जो है रस्सी बनाने के काम आते हैं। क्या होता है? पौधा, उसके रेशे रस्सी बनाने के काम आते हैं। ठीक। अब और अगली संस्कृति पे चलते हैं, इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट था। अब है जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति के बारे में, इस तीनों में जोरवे संस्कृति और आहार संस्कृति ही इम्पोर्टेंट है। मालवा के बारे में इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जोरवे संस्कृति जो है ये महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में फैली हुई थी। कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट साइट्स हैं? इनाम गांव, दैमाबाद, प्रकाश। प्रकाश ये कहाँ पड़ता है? पुणे में, वर्तमान के पुणे में। तो जोरवे संस्कृति का अभी मैप में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जोरवे, एक सेकेंड। तो अब जोरवे संस्कृति देखिए कहाँ पे है ये इंडिकेट हो रही है। इनाम गांव ये इंडिकेट हो रही है, दैमाबाद ये इंडिकेट कर रहे हैं, नेवासा ये इंडिकेट हो रही है। तो अब ये समझिए कि ये चारों साइट कहाँ हैं? महाराष्ट्र के आसपास की। तो ये चारों ही साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी? दैमाबाद। जोरवे संस्कृति की सबसे इंपॉर्टेंट साइट पूछी जाएगी तो कौन सी होगी? दैमाबाद। अब आ जाते हैं, देखिए जोरवे संस्कृति में क्या डिफरेंट था बाकी सबसे। यहाँ पर जो बर्तन थे, जैसे सुराही वगैरह थी, वो क्या थी? टोटीदार बर्तन बनने लगे थे। तो यहाँ के बर्तन टोटीदार थे। बाकी यहाँ के बर्तनों में क्या है? लाल व काले मृदभांडों का प्रयोग करने लगे हैं। तो यहाँ पे बर्तनों में क्या हुआ है? टोटीदार बर्तन, लाल व काले मृदभांड। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या है? सोने के आभूषणों का प्रयोग करते थे। आहार संस्कृति में कैसे आभूषण? तांबे के यूज किए जाते थे ज्यादातर। और यहाँ मोस्टली किसका होता था? सोने के आभूषणों का। अब चूंकि देखिए ताम्र पाषाण संस्कृति हुई, इसका अंत कैसे हुआ? पीछे वालों का तो विकसित होते गए धीमे धीमे, सभ्यता आई। अब ये सभ्यता नष्ट कैसे हुई? ताम्र पाषाण वाली। जब दूसरी सभ्यता आई होगी तो यानी ये वाली सभ्यता नष्ट हुई होगी। तो ये भीषण सूखा पड़ने से, अभी आपने देखा मैप में कि ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, ये सब ऐसे हैं कि जो पठारी एरिया पड़ते हैं। तो ये यहाँ पे सूखा पड़ने की क्या है? चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सूखा पड़ने की वजह से ये संस्कृति क्या हो गई? नष्ट हो गई। पहला एक रीज़न है ये। दूसरा ये भी माना जाता है कि सिंध सभ्यता के लोगों के साथ प्रायः इनके आक्रमण होते थे, इस वजह से भी इस संस्कृति का क्या हो गया? नष्ट होना पाया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल जैसा आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया था, आज भी इस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। हम लोग और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।